हेलो गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी क्लास एंड 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसे जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मन लगा कर पढ़िए। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो फटाफट चलिए आ जाइए, हम कवर करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, चलिए सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किसे कहते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। यानी कि ऐसे परिवर्तन जब हम अभिक्रिया करवाते हैं किसी अभिकारक और उत्पादक की, तो उस अभिकारक और उत्पादक से जो नए पदार्थ निकलते हैं नए पदार्थ जो बनते हैं उसका जो गुण होता है वो क्या होता है, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो है नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया। अब अभी मैंने दो वर्ड यूज़ करा, अभिकारक और उत्पादक। तो अभिकारक और उत्पादक, तो अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। या फिर हम अभिकारक जो होता है वो क्या होता है, LHS के साइड में होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और जो उत्पादक होता है वो क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण जो है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद होता है, यानी कि निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो वो क्या हो जाता है, उत्पादक, यानी कि उत्पन्न हुआ। ठीक है, अभिकारक से उत्पादक। अभिकारक जो है वो क्या हो गया, बाएं हाथ पे लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और जो उत्पाद जो है वो क्या होता है, दाएं साइड में होता है, राइट हैंड साइड में होता है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं, ये हम समझ गए अभिकारक उत्पादक किसे कहते हैं। अब उदाहरण इन सब के देख लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, भोजन का पचना। ठीक है, क्या हो गया, भोजन का पचना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन लेना भी क्या है, अब रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, ये सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हैं। अब हम पता कैसे लगाएं कि ये जो है रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कैसे पता लगाएं कि हम इस चीज़ में या फिर किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि हम पता कैसे लगाएं कि इस किस चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और किस चीज़ में रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, प्रेक्षण। तो देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब ये है कि वो गैस से द्रव्य, द्रव्य से ठोस, ठोस से गैस, ऐसे करके क्या होगा, परिवर्तन होगा। तब हम क्या कहेंगे, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन जो है, जो रंग होगा वो उन पदार्थ का, जो वो तत्व है उनका जो रंग है वो क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है एक कलर से दूसरे कलर में रंग जो है परिवर्तन होगा, उस तभी भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तापमान में भी परिवर्तन होना चाहिए। पहला अवस्था में परिवर्तन हो, दूसरा रंग में परिवर्तन हो, तीसरा तापमान में परिवर्तन हो। ठीक है, तापमान में परिवर्तन हो तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, जब कोई गैस निकलेगी
तो हम उसे क्या कहेंगे, गैस का उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, किसी अभिक्रिया के दौरान जब कोई गैस निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, गैस का उत्सर्जन। तो इन सभी कारकों से हमें क्या पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसी भी इक्वेशन में हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, ये सब बातें हमें पता चलेंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये मतलब कि H2O है। ठीक है, और ये क्या है, H2O का एक इक्वेशन समीकरण बनाना है, रासायनिक परिवर्तन का एक वो बनाना है, समीकरण बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, इसके द्वारा देखते हैं क्या कहा गया यहाँ पे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे करेंगे, किसी किताब पे, किसी हार्ड कॉपी पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल एच एस साइड, यानी कि जो अभी मैंने बताया था अभिकारक। ठीक है, वो क्या होता है, बाएं हाथ पे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जिंक, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और ये क्या हो गया, मैंने बताया था अभी ऊपर में कि उत्पादक किसे कहते हैं, जो कि अभिकारक से एक नया पदार्थ निर्माण करता है। ठीक है, नए गुणधर्म वाले पदार्थ निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकारक से जब जिंक का और सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उन दोनों की अभिक्रिया कराई तो इसमें जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या है, गैस है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, गैस भी उत्सर्जित होता है। ठीक है, ये गैस निकल रहा है। ठीक है, तो हम कैसे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर ये ऐसे निशान तीर का देते हैं। ठीक है, ये निशान एरो। ठीक है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एरो के बायां साइड में क्या हम लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और एरो के दाएं साइड में हम क्या लिखते हैं, उत्पादक लिखते हैं। एरो के बायां साइड में अभिकारक, एरो के दाएं साइड में उत्पादक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, इसका एग्जाम्पल ये लिखा गया साइंस में, Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया, अभिकारक हो गया। और ये जो है हमारा क्या हो गया, इस साइड में जो दिया हुआ ये क्या हो गया, ये जो है क्या हो गया, उत्पादक हो गया। ये क्या हो गया, उत्पादक, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2O। तो इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, इस पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पादक। यानी कि एरो, ये जो एरो दिया हुआ है बीच में, ये अभी 2 मिनट दिखाता हूँ, ये जो एरो दिया हुआ है, ये जो एरो दिया हुआ है यहाँ पे, ये इसके दाएं साइड में उत्पादक, यानी कि ये जो पूरा जो हो गया, ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, उत्पादक हो गया। ये क्या हो गया, उत्पादक। और ये जो बाएं साइड में जो दिया हुआ है, एरो के बाएं साइड में, ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो LHS साइड में अभिकारक होता है और RHS साइड में उत्पादक होता है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, जैसे अभी ऊपर हुआ था, जिंक सल्फेट, जिंक का हुआ था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, और उसमें से क्या निकला था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस रासायनिक समीकरण
द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि रासायनिक समीकरण में हम अभिकारक और उत्पादक के रासायनिक सूत्र लिखते हैं और साथ साथ में उनकी क्या लिखते हैं, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था का मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे कि वो ठोस में है या अभिकारक है तो उस वक्त किस में है वो, या वो ठोस में है या फिर वो द्रव्य में है या फिर वो गैस में है। तीन अवस्थाएं होती है भौतिक अवस्थाएं, या ठोस या द्रव या फिर गैस। तीन अवस्थाएं होगी, इन तीनों में से किसी एक अवस्था में वो होती है। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जो अभिकारक और उत्पादक में जो है क्या है, वो ठोस, द्रव्य और गैस, तीन चीज़। अभिकारक और उत्पादक में ठोस, द्रव्य और गैस, तीन चीज़ों को दिखाया जाता है। ठीक है। और जो एरो बना होता है, जो तीर का निशान बना होता है, अभी ये जैसे कि इसमें देखिए ये जो तीर का निशान बना हुआ है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम ताप लिखते हैं, दाब लिखते हैं, उत्प्रेरक लिखते हैं आदि। ये क्या लिखते हैं, तीर के ऊपर या नीचे हम लिख सकते हैं, ये दर्शा सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में ताप कितना लग रहा है। ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में दाब कितना लग रहा है, उसमें उत्प्रेरक कौन सा लग रहा है। ठीक है। ये सभी चीज़ें हम आगे देखेंगे कि उत्प्रेरक, ताप, दाब, ये सब क्या होता है। ठीक है। उत्प्रेरक, ताप, दाब कैसे काम करता है और कैसे लगाया जाता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलन क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन क्यों करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये बच्चों देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, क्या है, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें ना तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। यानी कि ना ही द्रव्यमान को बनाया जा सकता है ना ही उसे मिटाया जा सकता है। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है। इसलिए हमें क्वेश्चन क्या था हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, संतुलन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि ये कहना चाहता है कि जैसे ये, ठीक है, FeH2O, इन दोनों का जो मान होगा, यानी कि इन दोनों की जो परमाणु संख्या होगी वो इन दोनों की परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। इन दोनों की परमाणु संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आइए देखते हैं कि हम संतुलन कैसे करेंगे इन रासायनिक समीकरण को। ठीक है। सबसे पहली विधि जो है वो क्या है, चरणबद्ध संतुलित करना, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ये हम इस मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को संतुलित
करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, यहाँ पे आपको टेबल जो होता है, टेबल यहाँ पे जो आपको टेबल होता है वो क्या करना पड़ता है, याद रहना चाहिए। जो परमाणु संख्या का जो टेबल होता है वो क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर हाँ, चलिए देखते हैं अब यहाँ पे Fe कितना है। Fe की जो परमाणु संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों में परिवर्तन नहीं की, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। यानी कि ये कह रहा है कि इसमें Fe की जगह H2O और H2O की जगह Fe या फिर कुछ और जिंक वगैरह हम चेंज नहीं कर सकते, ये सब नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें चलिए सबसे आसान तरीका जो है वो संतुलित करने का सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे रासायनिक संतुलन की सबसे आसान विधि मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ये एक मिनट अभी बताता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप संतुलित कर पाएंगे। आपको थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैं ऐसे अच्छे से बता दूंगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, कोई भूल नहीं पाएगा, ठीक है। तो चलिए आप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमें देखना है कि इस समीकरण में, ये जो समीकरण जो दिया हुआ इस समीकरण में सबसे पहले किसको देखते हैं, Fe को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले Fe को देखते हैं अभिकारक में। सबसे पहले क्या करेंगे, अभिकारक में Fe को देखेंगे। तो Fe कितना है हमारे पास, कितना Fe 1 है, कितना Fe 1 है। अब क्या करते हैं, उत्पादक में देखते हैं Fe कितना है, ठीक है। उत्पादक में हम देखेंगे Fe कितना है, 3 है, ठीक है। Fe यहाँ पे कितना है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, Fe यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अब मुझे चाहिए Fe 3 इस साइड भी, हमें क्या चाहिए, Fe 3 इधर भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Fe 3 इंटू में Fe कर देंगे। यहाँ पे ये जो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 3 इंटू में Fe कर दिया, ठीक है। बस इतना देखना है हमें, सिर्फ अभी फ़िलहाल इतना ही देखना है हमें, Fe, ठीक है। Fe 3 यहाँ पे कर दिया। अब ये वाला Fe3 ऊपर वाला और ये Fe3 ये बराबर हो गया। अब हमें देखना है H2O, ठीक है। अब क्या देखना है हमें, H2O। तो H2 तो हमारा क्या, यहाँ पे दोनों तरफ क्या H2 बराबर है। चलिए अब दूसरा चीज़ देखते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या 1 है और यहाँ पे कितना 4 है। ये क्या, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो हम क्या कर देंगे, अभिकारक किस तरफ वाले में हम क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ये पूरे H2O को क्या कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 गुना 2 यानी कि 4 दूना 8 H, यानी कि हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 कैसे आया, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कितना 2 है, पहले से कितना यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितना 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 दूना कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है पहले से, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो है यहाँ पे अभी उत्पादक में ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो H2O 8 हो गया, यहाँ पे H2 2 ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4H2O।
तो अब देखते हैं कि हमारा जो है इक्वेशन वो क्या है, संतुलित हुआ है, हमारा जो समीकरण है वो संतुलित हुआ या नहीं हुआ। चलिए देखते हैं। 3Fe, 3Fe यहाँ पे है, F3 यहाँ पे अभी उत्पादक में F3 लिखा हुआ है, यानी कि हमारा ये वाला संतुलन सही है, ये वाला संतुलित है। अब देखते हैं यहाँ पे 4 × H2O, ठीक है, 4 × H2O यहाँ पे है, यानी कि सबसे पहले हम एक एक परमाणु को लेंगे, ठीक है, एक एक परमाणु को। जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन का देखेंगे तो H2, और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाए 8 है, 8 हाइड्रोजन इस वाले में, अभिकारक में कितना है 8 हाइड्रोजन। अब उत्पादक में देखते हैं 8 है कि नहीं है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे भी कितना हाइड्रोजन 8 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का खत्म हो गया अब काम। अब किसका रह गया, ऑक्सीजन का रह गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 4O, यानी कि 4O, यानी कि 4 ऑक्सीजन है, इसके साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया O4, यानी O4 है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितना 4 है। यहाँ पे भी अभिकारक में भी 4 है, उत्पादक में भी 4 है, यानी कि ये पूरे जो इक्वेशन है, ये पूरे का पूरा जो इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, ये हमारा क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण बन गया। देखा कितना आसान था रासायनिक संतुलित समीकरण बनाना, बहुत ही आसान था, और ये पेपर में आता है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, 1 मिनट। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसके बाद जब रासायनिक समीकरण जब हमारा संतुलित हो जाएगा पूरा का पूरा, तो हम क्या करेंगे, इसमें ठोस, द्रव्य और गैस का लिखेंगे सब, कि ठोस अवस्था में है कौन सा पदार्थ, कौन सा अवस्था में है कौन सा, क्या है यहाँ पे एक्वस, जलीय विलेय, जलीय विलेय मतलब क्या होता है, जैसे जलीय विलेय का एग्जाम्पल जो हो गया हमारा, क्या हो गया, ये मधुमक्खी का जो रस निकलता है उससे क्या कहते हैं हम, मधुमक्खी का रस हो गया ये। और मिठाई का जो ये होता है, मिठाई का जो रस होता है, रसगुल्ले का जो रस होता है, चाशनी जिसे कहते हैं, वो भी हमारा क्या हो गया, जलीय विलयन हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया, एक्वस, एक्वस इंग्लिश में कहते हैं, गैस एक्वस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये ना ही तो द्रव्य होता है ना ही ठोस होता है, ठीक है। तो अब ताप, दाब और उत्प्रेरक, ये जो सभी चीज़ें हैं, ये क्या होता है हमारा तीर के निशान पे होता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो होती है वो क्या होता है हमारा तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, वो हम अभी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, उसका भी है, मतलब कि एग्जाम्पल अभी देखते हैं। चलिए अब ऊपर बाकी देखते हैं अब क्या रह गया, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अब क्या हम देखेंगे, रासायनिक कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये चीज़ें जो हैं ये हमें बहुत ही आसान है समझना, जब हम अच्छी तरह से समझेंगे तब हमें मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं चलिए आगे समझाता हूँ, और बहुत ही आसान है, जैसे नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये सब सारी क्या है, अभिक्रिया के प्रकार है, रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, प्रकार है। आइए चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिस अभिक्रिया में जो अभिकारक होगा उसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, तत्व या फिर कंपाउंड जिसे कहते हैं, कंपाउंड तत्व या फिर यौगिक कहते हैं, हाँ यौगिक जो है वो होगा। तो जब तीर के निशान के बाद जो उत्पादक बनेगा वो एक उत्पादक बनेगा, सिर्फ एक उत्पादक, या तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है, एक बनेगा, एक यौगिक बनेगा या तो तत्व बनेगा, ठीक है, वैसे यौगिक ही बनेगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखते हैं यहाँ पे सी जब
कार्बन, और उसमें कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, हमारा एक तत्व हो गया, और ये भी क्या हो गया, एक हमारा तत्व हो गया। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए, इसे पूरा क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और ये क्या है, जब अभिकारक उत्पादक बनते हैं तो दो तत्व या यौगिक, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एकल उत्पाद बनाते हैं अभिक्रिया के बाद। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो क्या है, तत्व है। ठीक है। और वो क्या बना रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, यानी कि यहाँ पे एकल पदार्थ बना रहे हैं। यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एकल पदार्थ बना रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयोजी अभिक्रिया। संयोजन मतलब योजन मतलब जुड़ना, यानी कि साथ में जुड़ के एक तत्व बनाना, तत्व या यौगिक बनाना। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए H2O का। हमारा जो जल का निर्माण होता है वो भी एक एग्जाम्पल है संयोजन अभिक्रिया का। जो हमारा बूझा हुआ बूझा हुआ चूना जो होता है वो भी हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रिया में उत्पादक के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा की भी उत्सर्जन होता है, यानी कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्मा क्षेपी, यानी कि ऊष्मा क्षेपी मतलब निकलना। ठीक है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जैसे उदाहरण हो गया किसका, प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है। प्राकृतिक गैस का दहन। और श्वसन भी एक क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें कि हम जब श्वसन करते हैं, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। हैव अ नाइस डे, गुड डे।